Assalamu alaikum students. This is our next lecture. This is 26 and 27 lecture. The topic of today's lecture is inspection of wards. Refer to drug storage and administration. बेटा ये जो टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रेफरेंस टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने 25th लेक्चर में जो इसका स्टार्ट था, इंट्रो था, वो हमने इसमें पढ़ लिया था, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज़ इंस्पेक्शन के सिंपल हमने इंस्पेक्शन को डिफ़ाइन किया था कि इंस्पेक्शन क्या है, जिसमें हमने बताया था कि इंस्पेक्शन इज़ अ फॉर्मल इवैल्यूएशन ऑफ वार्ड्स, जिसमें हमारे पास जो होती है डिफरेंट गाइडलाइंस हॉस्पिटल में मौजूद होती है इस पर्पस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो डिफरेंट वार्ड्स के इंस्पेक्शन होता है और जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है, जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं वार्ड्स को। इसमें जो था हमने पढ़ा था कि सिस्टम फॉर सिक्योरिटी ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन जो कि वार्ड्स में मौजूद होती हैं, स्टोर होती हैं, उसकी सिक्योरिटी को किस तरह मेंटेन रखते हैं, उसकी सेफ्टी को किस तरह मेंटेन रखते हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए डिफरेंट वार्ड्स में बेटा जो होते हैं उसमें SOPs मौजूद होती हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन ड्रग्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन रखा जाता है। इसके अलावा डिफरेंट SOPs भी मौजूद होती हैं अदर, जो कि कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के लिए होती हैं। एज सच वही SOPs होती हैं जो नॉर्मल ड्रग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए जो SOPs होती हैं। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के लिए भी हमने बताया था कि वही SOPs होती हैं। सिंपल वहाँ पर जो होता है वो मोर स्ट्रिक्ट रूल्स की ज़रूरत होती है ताकि जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस या कंट्रोल्ड ड्रग्स की अब्यूज़ ना हो या मिसयूज़ ना हो। उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पढ़ा था कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जब वार्ड का इंस्पेक्शन हो तो वहाँ पे स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम जो स्टैंडर्ड्स उनको मेंटेन रखें। तो वहाँ पे जो सीनियर फार्मासिस्ट होता है ज़्यादातर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके साथ जो मेडिकल स्टाफ है या सीनियर नर्सिंग स्टाफ जो काम कर रहे होते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेडिसिन्स के यूज़ को सेफ़ और सिक्योर बनाएं। इसके अलावा जो मेडिसिन्स जो हैं हॉस्पिटल में एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो पेशेंट लेके आ रहा होता है उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उसको सिक्योर करना, ये तमाम इनके लिए SOPs वहाँ पर मौजूद होती हैं। जितनी भी मेडिसिन पेशेंट अपने साथ लेके आ रहा होता है उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसके अलावा हॉस्पिटल में के डिफरेंट वार्ड्स में जो मेडिसिन्स मौजूद होती हैं बेटा, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन करना भी सीनियर फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टाफ और जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अदरवाइज़ अगर वहाँ पर सीनियर फार्मासिस्ट या सीनियर नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं होते तो जो भी मैनेजर अपॉइंट होता है फॉर दिस पर्पज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद हमने इसके रिसिप्ट और रिकॉर्ड को पढ़ा था कि इसी तरह डिफरेंट उनके पास जो होता है सिस्टम प्रॉपर मौजूद होता है, जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी मेडिसिन्स जो वार्ड में रिसीव कर रहे हैं फार्मेसी से उसका रिकॉर्ड होता है, और फिर वार्ड में उसकी स्टोरेज कि कितनी मेडिसिन्स के जो है रिक्विजिशन गई थी फार्मेसी में, कितनी रिसीव हुई, स्टोर हुई, कितनी पेशेंट ने यूटिलाइज़ की, इन तमाम का रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें क्लिनिकल ट्रायल मटीरियल्स, यानी क्लिनिकल ट्रायल मटीरियल्स जो होते हैं उनकी जो है स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है किस तरह होती है। डिफरेंट सैम्पल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल materials must be received from the manufacturer or his distributing agent only by a pharmacist। यानी अगर डिफरेंट सैम्पल्स हैं और क्लिनिकल ट्रायल के मटेरियल्स जो कि या तो अगर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है या उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट प्रोवाइड करता है, तो उसे रिसीव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फार्मासिस्ट की होती है, या फार्मासिस्ट उन क्लिनिकल ट्रायल मटेरियल्स को या डिफरेंट सैम्पल्स को रिसीव करता है। दे शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन दी वार्ड, और ये जो होता है ये फार्मेसी में ये रिसीव करते हैं, वार्ड में नहीं रिसीव कर सकते। अदरवाइज दे शुड बी सेंड टू द फार्मेसी डिपार्टमेंट, और अगर बाई चांस किसी भी वजह से वो अगर वार्ड में
रिसीव कर भी लेते हैं तो इसे दोबारा फार्मेसी में भेज देते हैं। वार्ड्स में कोऑपरेट इन परफॉर्मिंग क्लिनिकल ट्रायल्स विद एप्रोप्रिएट स्टाफ एंड ट्रेनिंग। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स अगर हॉस्पिटल में हो रहे होते हैं तो वार्ड्स में जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल की जो भी परफॉर्मेंस वहाँ पर हो रही होती है उसमें हेल्प करते हैं अपने स्टाफ के थ्रू, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। प्रॉपरली लेबल्ड क्लिनिकल ट्रायल मेडिसिन्स कैन बी चेक्ड बाय एन ऑथराइज्ड प्रिस्क्राइबर इन द वार्ड सेटिंग, प्रिस्क्राइब्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड एज डायरेक्टेड। जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल मेडिसिन्स जो होती हैं जो प्रॉपरली लेबल्ड होती हैं वो जो भी ऑथराइज्ड प्रिस्क्राइबर है जिसने प्रिस्क्राइब किया होता है वो उसे चेक करता है वार्ड में और उसको उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो होती है वो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है। सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ वार्ड मेडिसिन स्टॉक्स। द सिक्योरिटी ऑफ हॉस्पिटल वार्ड स्टॉक्स मस्ट बी चेक्ड बाय pharmacy staff in different time intervals or periodically according to the locally agreed procedures. They should carry out inspection of ward stocks with reconciliation where necessary. यहाँ पे ये बेटा कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स, कौन सी सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिससे वार्ड की मेडिसिन जो स्टॉक होती हैं उसकी सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जाए। सिक्योरिटी ऑफ हॉस्पिटल वार्ड स्टॉक जो होता है बेटा जहाँ पे वार्ड में जो मेडिसिन स्टोर की जाती हैं उसे टाइम टू टाइम जो होता है जो फार्मेसी स्टाफ होता है वो चेक करता है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे। यानी इन्होंने जो एक अगर वीकली या जो भी है कि बाई मंथली या मंथली जो भी उन्होंने एक टाइम पीरियड बनाया हुआ होता है उस टाइम पीरियड पर टाइम टू टाइम जो है उसकी जो स्टॉक मौजूद होता है वार्ड में उसे चेक करते हैं। जो भी उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पे मौजूद हैं उस रूल्स और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उन स्टॉक को चेक किया जाता है। दे शुड कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड स्टॉक्स विद रिकन्सिलिएशन वेयर नेसेसरी। और जो स्टॉक मौजूद होता है उसका इंस्पेक्शन किया जाता है और अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है तो वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। वेयर हाउसिंग ऑफ मेडिसिन्स ऑन द वार्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं आगे के पहले तो हमने उसकी सिक्योरिटी को चेक किया कि जो डिफरेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो वार्ड्स में मेडिसिन्स मौजूद हैं। उसके बाद वेयर हाउसिंग ऑफ मेडिसिन्स ऑन द वार्ड। इन द वार्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ कीपिंग और वेयर हाउसिंग ऑफ द मेडिसिन्स कंटिन्यू विद द अपॉइंटेड नर्स इंचार्ज। जो भी नर्स इंचार्ज अपॉइंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मेडिसिन्स मौजूद हैं उनको किस तरह सेव किया जाए, उसकी सिक्योरिटी को किस तरह मेंटेन किया जाए। देयर शुड बी सेपरेट लॉकेबल वार्ड कबर्ड्स एज फॉलो। वहाँ पर डिफरेंट जो होते हैं वार्ड्स में कबर्ड्स मौजूद होते हैं ताकि जितनी भी मेडिसिन्स वार्ड में यूज़ हो रही हैं उनकी सेफ्टी को मेंटेन रखा जाए, जिसमें कंट्रोल ड्रग्स कैबिनेट्स होते हैं बेटा। इसके अलावा इंटरनल मेडिसिन्स कबर्ड्स होती हैं, एक्सटर्नल मेडिसिन्स कबर्ड्स होती हैं, पेशेंट मेडिकेशन लॉकर्स होते हैं, फ्लेमेबल्स कबर्ड्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र फॉर मेडिसिन्स एंड सेपरेट स्टोरेज शुड बी प्रोवाइडेड। यानी ये कह रहे हैं कि सेपरेट लॉकर डिफरेंट जो मेडिसिन हॉस्पिटल में जो यूज़ हो रही होती हैं, जो इंटरनल मेडिसिन होती हैं, इसके अलावा जो एक्सटर्नल मेडिसिन होती हैं, जो पेशेंट्स अपने साथ उनके लिए सेपरेट कबर्ड्स मौजूद होते हैं और वो लॉक और की में होते हैं ताकि उनकी सेफ्टी को मेंटेन रखा जाए। इसके अलावा डिफरेंट फ्रीज़र्स जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है उन मेडिसिन को उस टेम्परेचर पर मेंटेन रखा जाता है। उनकी स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र भी मौजूद होते हैं। एंड सेपरेट स्टोरेज शुड बी प्रोवाइडेड एज कबर्ड फॉर डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स इंक्लूडिंग यूरिन टेस्टिंग, एरिया फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड स्टेराइल टॉपिकल फ्लूइड्स, एरिया फॉर फ्लेमेबल फ्लूइड्स एंड गैसेस। यानी इन्होंने कहा है कि सेपरेट जो होते हैं कबर्ड्स या कैबिनेट्स मौजूद होने चाहिए, चाहे वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हों चीज़ें
या पेशेंट के यूज़ के लिए हो, या आईवी फ्लूइड्स जो भी पेशेंट को जो है पेशेंट के यूज़ के लिए हैं, या फ्लेमेबल फ्लूइड्स वगैरह जो होते हैं उन सबको सेपरेट कबर्ड्स और कैबिनेट में होना चाहिए। ईच कबर्ड्स मस्ट हैव अ यूनिक लॉक एंड की, और प्रॉपर लॉक एंड की में होना चाहिए। पेशेंट ओन ड्रग्स मस्ट बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट एरिया ऑफ द लॉक्ड मेडिसिन कबर्ड। इसके अलावा वो मेडिसिन जो पेशेंट अपने साथ अगर लेकर आ रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो उसके लिए भी प्रॉपर लॉक एंड की सेपरेट एरिया भी होना चाहिए, और वो प्रॉपर लॉक एंड की में स्टोर होना चाहिए। मेडिसिन ट्रॉलीज शुड बी लॉकेबल एंड इमोबिलाइज्ड व्हेन नॉट इन यूज़। इसके अलावा मेडिसिन की जो ट्रॉलीज़ मौजूद होती हैं, जो बेटा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड बताए थे उसमें मैंने आपको डिफरेंट ट्रॉलीज़ बताई थी जो कि मेडिसिन के लिए यूज़ हो रही होती हैं इमरजेंसी में, या एट नाइट अगर पेशेंट को ज़रूरत होती है। तो मेडिसिन ट्रॉलीज शुड बी लॉकेबल एंड इमोबिलाइज्ड, लॉक एंड की में होना चाहिए ये ट्रॉलीज भी, और इमोबिलाइज्ड होना चाहिए, यानी वो मूव ना कर सकें जब उन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। The appointed nurse in charge of a ward should be responsible for controlling access to the medicine cupboards and trolleys। और जो नर्स इंचार्ज जो अपॉइंट होती है इस काम के लिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वार्ड में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो वहाँ पर लोगों के एक्सेस को जो है वो मिनिमाइज़ करे, और तमाम जो वार्ड में जितनी भी मेडिसिन हैं या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह हैं, अलाइड आइटम्स हैं, फार्मास्यूटिकल अलाइड आइटम्स वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं, उन सब को जो है वो लॉक एंड की में रखे और उसकी सेफ्टी को मेंटेन रखे। जो मेडिसिन जो कबर्ड्स में हैं या ट्रॉली में मौजूद हैं उनको लॉक एंड की में प्रॉपर उसकी लॉक एंड की को मेंटेन रखे और लोगों के एक्सेस को मिनिमाइज़ करे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द अपॉइंटेड nurse in charge even if he or she decided to delegate the duty। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेडिसिन्स को वार्ड में किस तरह उसकी सेफ्टी को सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, ये जो अपॉइंटेड नर्स इंचार्ज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को डेलीगेट कर भी दे तब भी जो होता है उसे चेक एंड बैलेंस रखना होता है। A second set of keys should be kept in an appropriate secure location। और जो है इसके अलावा एक जो है वो सेकंड जो सेट होगा की का जिसमें मेडिसिन्स लॉक में मौजूद होती हैं, उसका सेकंड सेट भी प्रॉपर मौजूद होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, उसकी लोकेशन भी कि वहाँ पर जो है वो हर एक का एक्सेस ना हो सके, ताकि उस ड्रग की सेफ्टी को, मेडिसिन की सेफ्टी को और सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। फॉर क्लिनिकल एमरजेंसीज, फॉर एग्जांपल कार्डिक अरेस्ट, ऑल वार्ड्स शुड हैव अ सोर्स ऑफ अर्जेंट मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। These should be held in boxes clearly marked for emergency use। ये सेकेंड जो कह रहे हैं कि सेट ऑफ की क्यों होना चाहिए कि अगर एमरजेंसी में जो है मेडिसिन्स की ज़रूरत हो जाए तो वो ऐसी लोकेशन में हो कि वो सेकंड की जो हो वो सेफ़ भी हो और एक्सेस में भी हो, कि एमरजेंसी में अगर पेशेंट आ जाता है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की तो इजीली प्रोवाइड किया जा सके। और ये जो एमरजेंसी बॉक्सेस हैं इस पर प्रॉपर लेबल किया जो मार्क किया हुआ हो कि फॉर एमरजेंसी यूज़। द बॉक्सेस शुड बी टेम्पर एविडेंट एंड शुड नॉट बी held in a locked cupboard but at strategic and accessible sites। और ये जो emergency boxes हों ये secure हों और इनको ऐसे लॉक कबर्ड्स में ना रखा जाए कि जब उसके एमरजेंसी में उसको यूज़ करने की ज़रूरत हो तो उसके उस लॉक की की अवेलेबल ना हो, बल्कि ऐसी प्लानिंग की जाए कि वो सेफ़ भी रहे, सिक्योर भी रहे मेडिसिन, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट पेशेंट की वो अवेलेबल भी हो जाए।
Once a box has been opened, a replacement should be provided by the pharmacy and the opened box returned to the pharmacy. अगर इमरजेंसी में वो बॉक्स जो है वो नाइट बॉक्स या जो इमरजेंसी बॉक्स है वो अगर खोल दिया जाता है तो उसकी जो मेडिसिन जब यूज़ हो जाती है उसको रिप्लेस कर दें और फौरी तौर पर जो है उसे रिटर्न करें फार्मेसी में, ताकि उसकी जगह जो है वो नए बॉक्स आकर जो है वो लॉक एंड की में सेफ हों फॉर एमरजेंसी यूज़. Authorization for administration of medicines. Medicines are prescribed or authorized for administration or supply according to agreed local policies, formularies and stock list. जो भी मेडिसिन्स जो होती हैं जो हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब हो रही हैं जो और ऑथराइज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्टर्ड हो रही हैं या सप्लाई हो रही हैं, जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग की हो रही है, जो प्रिस्क्राइब हो रही हैं, सप्लाई की जा रही हैं, वो जो लोकल पॉलिसी होती है हॉस्पिटल की उसके अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेट भी होती हैं और डिफरेंट वार्ड्स में उसकी सप्लाई भी होती है. यानी वो तमाम ड्रग्स जो होती हैं वो लोकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग की जाती हैं. जो फॉर्मुलरीज़ में ड्रग्स मौजूद होती हैं और जो स्टॉक लिस्ट में हमारे पास मौजूद होती है स्टॉक लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है, एडमिनिस्टर होती है और सप्लाई की जाती है. The prescribing or authorization of a suitably qualified practitioners should be obtained before medicines can be administered to patients. और वो मेडिसिन जो कि प्रैक्टिशनर्स जो है या जो भी वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होता है वो प्रिस्क्राइब जो करता है तो उसकी ऑथराइजेशन के बाद जो होती है वो मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट को. दिस ऑथराइजेशन इज़ गिवन बाय एन इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑथराइज्ड प्रिस्क्राइबर ऑन एन ऑफिशियल चार्ट और इन दी इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग सिस्टम. और जो इंस्ट्रक्शन जो प्रिस्क्राइबर दे रहा होता है, जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स जो होता है वो एक रिटन इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है या एक प्रॉपर जो होता है प्रिस्क्राइबिंग ऑफिशियल चार्ट होता है जिस पे तमाम इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती हैं. उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट को, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग सिस्टम मौजूद होता है हॉस्पिटल में. Administration of medicines to patients. Medicines can only be administered in accordance with one or more of the following processes. जो मेडिसिन जो पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है हॉस्पिटल में वो डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है. पेशेंट ग्रुप डायरेक्शन, पेशेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन, सिम्टोमेटिक रिलीफ पॉलिसी. जो भी हॉस्पिटल में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होती है वो मेडिसिन जो होती है वो एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट को. जिसमें हमारे पास पेशेंट ग्रुप डायरेक्शन, अगर स्पेसिफिक डिजीज़ की अगर कोई डायरेक्शन वहाँ मौजूद है पेशेंट के लिए तो पेशेंट ग्रुप डायरेक्शन यूज़ की जाती है. पेशेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, स्पेसिफिक डिजीज़ के पेशेंट के लिए इंडिविजुअली अगर उनके पास डायरेक्शन मौजूद होती है बेटा तो पेशेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन यूज़ करते हैं. सिम्टोमेटिक रिलीफ पॉलिसी, अगर सिम्टम्स के रिलेटेड अगर उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई होती है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है. Sufficient information about the medicine should be available to the staff and or patient to enable identification and correct use of the product. जो भी मेडिसिन जो है बेटा एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट को उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए स्टाफ के लिए जो वहाँ पे मौजूद है, और पेशेंट को अगर सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसकी मौजूद होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए मेडिसिन की. इफ़ देयर आर एनी रिस्क एसोसिएटेड विद हैंडलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिसिन then there should be a procedure to minimize the risk and suitable equipment. अगर कोई भी मेडिसिन्स जो है वो चाहे आईवी ले रहे हैं, इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं या किसी भी
रूट से ले रहे हैं, अगर उसमें रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं तो उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए प्रॉपर जो है प्रोसीजर मौजूद होने चाहिए, सूटेबल इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए। स्टाफ शुड ऑल्सो हैव अंडरटेकन दी नेसेसरी ट्रेनिंग। इसके अलावा मेडिसिन की हैंडलिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम मौजूद होने चाहिए उन स्टाफ्स के लिए जो उन मेडिसिन को हैंडल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लोकली एग्रीड procedures and will be accomplished in one of 4 ways। ड्रग की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, जो हॉस्पिटल की लोकल पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है, और इसको जो है 4 डिफरेंट वेज के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट किया जाता है। नंबर 1 जो है एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑथराइज्ड नर्सेज इन अकॉर्डेंस विद authorization by an appropriate practitioner or on their own responsibility within local guidelines। ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बेटा पेशेंट को, वो जो ऑथराइज नर्स होती है वो कर रही होती है। जो भी प्रैक्टिशनर ने, जो क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर जो होता है, उसके जो भी गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रही होती है, या फिर उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो गाइडलाइन वहाँ पर हॉस्पिटल में उनके लिए मौजूद होती है, तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन बाय सूटेबली क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स या ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स मौजूद होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बाय एन इन पेशेंट, या फिर ड्रग जो होता है वो पेशेंट खुद ले रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय सूटेबली ट्रेंड पर्सन, या अगर वहाँ पर हो सकता है कि हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रेंड पर्सन रखा हुआ होता है ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। Medicines used for research and clinical trials must have the appropriate management and ethics committee approval। इसके अलावा वो ड्रग जो कि बेटा रिसर्च के पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती है या क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ हो रही होती है, उन ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट होती है, प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं प्रॉपर। इसके अलावा वो ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले उसकी एथिकल कमेटी से उन ड्रग्स का अप्रूवल लिया हुआ होता है। Where a system of one nurse administration is used, the nurse should follow full locally agreed checking procedures। और अगर जहाँ पर वन नर्स एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड या सिस्टम मौजूद होता है कि वहाँ पर एक ही नर्स होती है जो कि ड्रग को एडमिनिस्टर कर रही होती है, वहाँ पे नर्स जो होती है जो वहाँ पर लोकल प्रोसीजर्स मौजूद होता है उसको फॉलो करते हुए ड्रग एडमिनिस्टर करती है। A record of administration should be made and the administering nurse identified। और जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, और जो जिस नर्स ने किया होता है उसको भी उसका भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। मेडिकेशन दैट इज़ नॉट गिवन ड्यू टू रिफ्यूज़ल, वेस्टेज और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड। बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बेटा रिफ्यूज़ल की वजह से या वेस्टेज की वजह से या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं एडमिनिस्टर की जा सकती हैं पेशेंट को, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होता है। इफ़ इन्फ्यूजन devices are necessary for the administration of the medicines, all staff involved in operating the device must be competent in using the equipment and have a record of device training documenting this। अगर इन्फ्यूजन डिवाइसेस की ज़रूरत है, जहाँ पे इन्फ्यूजन देने की ज़रूरत होती है पेशेंट को यानी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो जितने भी स्टाफ मौजूद होता है वो उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और वो कॉम्पिटेंट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं उन इक्विपमेंट को यूज़ करने में, और इसका भी तमाम जो होता है प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होता है कि इनकी ट्रेनिंग की गई है इनको यूज़ करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट या डिवाइस को।
where a second nurse checks the administration of a medicine. The identity of the checking nurse should also be recorded. यानी सम टाइम तो बेटा हमने कहा कि वन नर्स जो होती है वो एडमिनिस्टर कर रही होती है और वही रिस्पॉन्सिबल होती है और लोकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो होता है वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रही होती है। लेकिन अगर जहाँ पर एक सेकेंड नर्स उसके ऊपर होती है, उसे चेक एंड बैलेंस कर रही होती है, तो वहाँ पर ड्रग जो एडमिनिस्टर की जाती है वहाँ पर सेकेंड नर्स जो होती है वो चेक करती है। द आइडेंटिटी ऑफ द चेकिंग नर्स शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। और जो सेकेंड नर्स जो उसको चेक कर रही होती है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होता। हाउएवर द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द एडमिनिस्ट्रिंग नर्स। और यानी कि होल सोल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उसी नर्स की होती है जिसने ड्रग एडमिनिस्टर की हुई होती है। फॉर कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल वाया intravenous infusion or syringe delivers, there should be a record of those involved in setting up the medication and of those involved in monitoring the administration. यहाँ भी ये कह रहे हैं कि बेटा जहाँ पर कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, यानी कंटिन्यू मेडिसिन दी जा रही होती है एक टाइम पीरियड पे, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा कि आईवी इन्फ्यूजन्स की ज़रूरत होती है या जहाँ पर सिरिंज के थ्रू हम डिलीवर कर रहे होते हैं मेडिसिन, उसका भी जो जितने भी लोग वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। और जो लोग उसको मॉनिटर, जितने भी वहाँ पे नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो उस ड्रग को जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड मौजूद होता है। डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन्स, आउट ऑफ डेट मेडिसिन्स और एक्सपायर्ड मेडिसिन्स एंड एनी stock no longer required should be returned to the pharmacy with appropriate security precautions. यहाँ भी कह रहे हैं कि बेटा वो मेडिसिन जो कि वार्ड में जो है वो आउट ऑफ डेट हो जाती हैं या एक्सपायर मेडिसिन हो जाती हैं, या ऐसा स्टॉक किसी भी मेडिसिन का जिसकी उस वक्त जो है वो ज़रूरत नहीं होती या काफ़ी टाइम पीरियड के लिए अब उसे यूज़ नहीं किया जाएगा वार्ड में, तो उसे रिटर्न कर दिया जाता है फार्मेसी को विद एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के साथ। जो भी उनकी पॉलिसी होती है, जो प्रोसीजर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन जो होती हैं रिटर्न कर दी जाती हैं फार्मेसी को वापस। द असाइंड नर्स इन चार्ज और फार्मेसी स्टाफ शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिटर्न। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी या तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स को दी हुई है या फार्मेसी स्टाफ को दी गई है, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिटर्न करें मेडिसिन्स को जो कि आउटडेटेड है, एक्सपायर्ड हैं या जिनका नो लॉन्गर यूज़ है, यानी फर्दर यूज़ नहीं है। Within the hospital sector, pharmacy managers and the regional quality assurance pharmacists must ensure that SOPs dealing with waste management, including pharmaceutical waste, are in place. हॉस्पिटल के अंदर जो होता है बेटा, जो फार्मेसी मैनेजर्स होते हैं या जो क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जितनी भी SOPs होती हैं वो फॉलो हो रही हैं। जितनी भी मेडिसिन जिनको वेस्ट करना है उसका प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जो फार्मेसी मैनेजर्स होते हैं या जो क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, वो तमाम SOPs को चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि द SOPs डीलिंग विद वेस्ट मैनेजमेंट, यानी SOPs उन तमाम मेडिसिन्स के लिए भी है जहाँ पर उनकी वेस्टेज हो रही है उसको किस तरह मेंटेन करेंगे या किस तरह डिस्पोज ऑफ करेंगे। Controlled drugs. A separate section of the ward controlled drugs register should be used to record disposal of part used, infusions, syringes, and epidural prescribed. For example, for patient controlled analgesia.
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेटा सेपरेट सेक्शन ऑफ द वार्ड कंट्रोल ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो को कंट्रोल ड्रग्स हैं उनके लिए जो है एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब उनका वार्ड अलग होता है तो उनके मेडिसिन के लिए भी सेपरेट एरिया होना चाहिए। यूज़ टू रिकॉर्ड डिस्पोजल, जिसमें तमाम रिकॉर्ड जो होते हैं मौजूद होने चाहिए कि किस तरह जो है वहाँ उनकी जो डिफरेंट इन्फ्यूजन में जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं या जो सिरिंजेस हैं या तमाम चीज़ों को किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर पेशेंट के एनाल्जेसिया को जो पेशेंट कंट्रोल ड्रग्स यूज़ कर रहा है उसके पेन को रिलीव करने के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर यूज़ हो रही हैं उसके डिस्पोजल को रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर जो है एरिया सेपरेट एरिया मौजूद होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ कंट्रोल ड्रग शुड फॉलो द एग्रीड लोकल प्रोसीजर्स, और इन ड्रग्स की यानी कंट्रोल ड्रग्स के डिस्पोजल के लिए भी जो प्रॉपर प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना चाहिए। और ये जो है दैट कंप्लाइज विद द करंट लीगल फ्रेमवर्क, और ये तमाम उनकी जो प्रोसीजर्स होते हैं वो लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो भी उस हॉस्पिटल में करंटली जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। द सीनियर फार्मासिस्ट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइजिंग सच लोकल प्रोसीजर्स, और सीनियर फार्मासिस्ट जो वहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन लोकल प्रोसीजर्स को किस तरह मेथड उनको मेंटेन किया जाएगा, किस तरह प्रॉपर सिस्टम उनके लिए बनाया जाएगा, या उसको अगर चेंज करना है तो तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सीनियर फार्मासिस्ट की होती है। कंट्रोल ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अदर मेडिसिन्स लायबल टू डाइवर्जन, any medicines liable to diversion should be disposed of in a safe and secure manner। इसके अलावा अगर डिफरेंट अदर ड्रग्स भी मौजूद होती हैं तो उसको भी प्रॉपरली जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, द इनिशियल रिस्क शुड बी आइडेंटिफाइड एंड असेस and then reassessed after appropriate control measures have been put in place. It is unrealistic to totally eliminate risk. The aim is to minimize and control it. रिस्क मैनेजमेंट में ये कह रहे हैं कि बेटा जो इनिशियल रिस्क होता है जो आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी ड्रग को जब यूज़ कर रहे हैं या उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं या उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसके रिस्क को जो है वो मिनिमाइज़ किया जाए, उसको बार बार जो है उसकी असेसमेंट की जाए, उसके कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए कि उसके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। क्योंकि ऑफिशियली या अगर हम रियलिटी में देखें तो टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हम कहीं भी रिस्क पर, लेकिन हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। Risk assessment should be carried out in connection with the drug products and procedures, including the use of delivery devices to determine potential risk to patient and staff. रिस्क असेसमेंट में जो है हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो हम लोकल रिस्क असेसमेंट जो हम देख रहे होते हैं कि जो ड्रग प्रोडक्ट्स होती है किस तरह किस मेथड से उसे वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, किस तरह जो अगर डिफरेंट डिवाइसेस के यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत है तो किस तरह उन डिवाइसेस को यूज़ किया जा रहा है, तो उस रिस्क को हम मिनिमाइज़ करते हैं चाहे वो पेशेंट के लिए हो या स्टाफ के लिए हो जो उसे हैंडल कर रहा हो। The risk assessment should be carried out on each occasion when a new product or procedure is introduced to the ward. और रिस्क असेसमेंट जो है चाहे वो कोई नई प्रोडक्ट आई हो बेटा हॉस्पिटल में वो यूज़ हो रही हो वार्ड में, या किसी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई नया प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया हो, तो हर जगह जो होता है हर ओकेजन्स पर यानी टाइम टू टाइम हम रिस्क असेसमेंट हम चेक करते रहते हैं
और हम उसे कोशिश करते हैं कि हम उसे मिनिमाइज़ कर सकें। यहाँ पर बेटा हमारा आज का जो लेक्चर था वो वाइंड अप हो गया। आज का जो टॉपिक था बेटा वो हमारा था इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स, रेफर टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला टॉपिक जो था बेटा मैंने आपको बताया था कि 25 लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था, ये 26-27 लेक्चर तक चला। स्टार्ट में जो है बेटा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने जो इसमें इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड, रेफर टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया था कि इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स क्या है। यानी कि जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जब हम देखते हैं तो डिफरेंट वार्ड्स मौजूद होते हैं। उन वार्ड्स का जो हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं या हम रिव्यू कर रहे होते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो जो ड्रग वहाँ पर वार्ड में यूज़ हो रही हैं किस तरह उसको स्टोर रख रहे हैं, प्रॉपर स्टोरेज हो रही है, सिक्योर और सेफ़ उसके स्टोरेज है। इसके अलावा जो ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है वो प्रॉपर एडमिनिस्टर हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसीलिए जो है वो तमाम वार्ड्स का इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें चेक कर रहे होते हैं कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, प्रॉपर ड्रग की स्टोरेज हो रही है। और ये टाइम टू टाइम सिंपल इवैल्यूएशन होती है वार्ड्स की, और इवैल्यूएशन जो कर रहे होते हैं वो डिफरेंट लोकल गाइडलाइंस बेटा हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो हॉस्पिटल को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। डिफरेंट वार्ड्स को इवैल्यूएट करने के बाद जो है वो प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है हॉस्पिटल की। इसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड, रेफर टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ड्रग की सेफ्टी और सिक्योरिटी या मेडिसिन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो डिफरेंट वार्ड्स मौजूद होते हैं, उन वार्ड्स में जो होती हैं वो SOPs मौजूद होती हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन को। तो उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हर वार्ड्स में फॉलो कर रहे होते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो ड्रग को स्टोर कर रहे होते हैं, और उसकी जो स्टोरेज होती है या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो उसको सिक्योर बनाते हैं, उसको सेफ बनाते हैं मेडिसिन्स को। इसके साथ साथ जो बेटा हमने पढ़ा कि उसमें इसके अलावा ना सिर्फ जो नॉर्मल ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं डिफरेंट वार्ड्स में, उसको इसके लिए हम SOPs को हम फॉलो करते हैं, जो करंट गाइडलाइंस मौजूद होती हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल ड्रग्स सब्सटेंसेस, जिसका हम कहते हैं कि क्योंकि वार्ड भी अलग होता है, कंट्रोल जो पेशेंट जो कंट्रोल ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक मॉर्फिन है, कोडीन है, और ड्रग्स भी मौजूद होती हैं। तो इनके वार्ड के साथ इनके जो ड्रग के जो होता है स्टोरेज का एरिया भी सिक्योर और सेफ़ होना चाहिए, सेपरेट कैबिनेट होना चाहिए। यहाँ भी जो होता है वार्ड्स में इनकी अपनी SOPs होती हैं इस वार्ड की भी, वो भी जस्ट लाइक जो डिफरेंट अदर ड्रग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनकी भी ये भी SOPs, यहाँ पे भी वही SOPs को फॉलो कर रहे होते हैं। बस सिंपल यहाँ पर डिफरेंस बेटा ये होता है कि वहाँ पर मोर स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंट्रोल ड्रग्स में। फिर उसके बाद जो हमने देखा था बेटा कि ये इन तमाम चीज़ों की यानी तमाम मेडिसिन्स या जो फार्मास्यूटिकल आइटम्स रिलेटेड आइटम्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना, उनकी स्टोरेज है, उनकी जो भी वहाँ पर ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है किस तरह सेफली उसको एडमिनिस्टर्ड किया जाए, जितने भी वहाँ प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं, जो डिवाइसेस इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उसको प्रॉपर उनकी हैंडलिंग आनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वहाँ पे जो सीनियर फार्मासिस्ट होता है, इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ होता है या सीनियर नर्सिंग स्टाफ होता है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम चीज़ों को मेंटेन करें, SOPs वहाँ पर चेक करें, चेक एंड बैलेंस रखें कि SOPs फॉलो की जा रही है। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हॉस्पिटल में पेशेंट अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं उनको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, उनको रिटर्न करना है, इसके लिए भी वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं। उसको फॉलो करते हुए जो सीनियर फार्मासिस्ट होता है या मेडिकल्स या जो नर्सिंग स्टाफ होता है या जो भी वहाँ पे मैनेजर अपॉइंट होता है वो तमाम चीज़ों का फॉलो अप रख रहा होता है।
उसके बाद फिर हमने कहा था कि क्लिनिकल अगर ट्रायल मटेरियल्स हैं तो उसको किस तरह स्टोरेज को या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह जो है वो सेफ़ और सिक्योर बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बेटा डिफरेंट सैम्पल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल मटेरियल्स मस्ट बी रिसीव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, यानी जो भी मैन्युफैक्चरर जिससे हम ले रहे हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो ड्रग यूज़ हो रही है, डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट सैम्पल्स जो हम रहे हैं वो या तो वो मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हैं या उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट होता है, वो जो होता है वो उसे लेकर आ रहा होता है, और उसे रिसीव जो होता है वो हॉस्पिटल में ओनली बाय अ फार्मासिस्ट, यानी सिर्फ फार्मासिस्ट ही रिसीव कर सकता है और इसे फार्मेसी में ही रिसीव करते हैं। दे शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन द वार्ड, और इसे जो है वार्ड में जो है नहीं रिसीव करना चाहिए। लेकिन सम टाइम बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो उसे वार्ड में अगर रिसीव करता है, दे शुड बी सेंड टू दी फार्मेसी डिपार्टमेंट, तो उसे फार्मेसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे होते हैं वहाँ पर जो वार्ड्स में जितने भी नर्सेज या जितने भी मेडिकल स्टाफ होते हैं वो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ वार्ड मेडिसिन स्टॉक। अच्छा, इसके अलावा भी कह रहे हैं कि कौन से सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए हम वार्ड में जो मेडिसिन होते हैं तो स्टॉक को सिक्योर कर सकते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ हॉस्पिटल वार्ड स्टॉक्स मस्ट बी चेक बाय फार्मेसी स्टाफ इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स और पीरियोडिकली, यानी जो हॉस्पिटल में जो बेटा जो डिफरेंट वार्ड्स में जो स्टॉक मौजूद होता है उसको जो फार्मेसी स्टाफ होता है उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है, और किस तरह उसकी सिक्योरिटी के वो टाइम टू टाइम डिफरेंट इंटरवल्स पर डिफरेंट टाइम पीरियड पर उनको स्टॉक को चेक कर रहा होता है। जो हॉस्पिटल में जो डिफरेंट रूल्स मौजूद जो प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उन स्टॉक को चेक कर रहा होता है। Warehousing of medicines on the ward. In the ward, the responsibility for the safe keeping or warehousing of the medicines continue with appointed nurse in charge. अब जो बेटा जितनी भी मेडिसिन्स जो कि वार्ड में यूज़ हो रही होती हैं उसको किस तरह जो है वो स्टोर किया जाएगा, किस तरह उसको सेफ रखा जाएगा, ये भी जो वहाँ पे नर्स जो अपॉइंटेड नर्स इंचार्ज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए जो है सेपरेट जो है लॉक की मौजूद होते हैं, कबर्ड्स मौजूद होते हैं जिसमें जो है बेटा डिफरेंट कंट्रोल ड्रग्स के कैबिनेट होते हैं, इंटरनल मेडिसिन्स के कैबिनेट होते हैं, एक्सटर्नल मेडिसिन्स के कैबिनेट होते हैं, पेशेंट मेडिकेशन लॉकर, जो पेशेंट समटाइम ऐसा होता है कि जो ड्रग्स अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं उनके अलग लॉकर्स होते हैं, वो मेडिसिन्स या लाइट आइटम्स जो केमिकल्स वगैरह फ्लेमेबल हो कबर्ड्स उनके लिए अलग होते हैं, रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र भी मौजूद होते हैं मेडिसिन्स के लिए। इसके अलावा कबर्ड फॉर डायग्नोस्टिक अगर एजेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं उनके लिए सेपरेट कबर्ड्स होने चाहिए। एरिया फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड स्टाइल टॉपिकल फ्लूइड्स। इसके अलावा इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो हैं, आईवी फ्लूइड्स जो हैं या जो टॉपिकल फ्लूइड्स जो कि स्टाइल हैं उनके लिए भी प्रॉपर सेपरेट एरिया मौजूद होना चाहिए, और इनके तमाम जो होते हैं ये प्रॉपर लॉक एंड की इनकी मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर डिफरेंट ट्रॉलीज़ का सिस्टम वहाँ पर यूज़ हो रहा है तो वो भी लॉक में होना चाहिए, और जब इन ट्रॉलीज़ यूज़ ना हो तो वो इमोबिलाइज्ड हो, यानी वो जहाँ पे भी स्टोर हो रही हैं, जहाँ पे उनको रखा जा रहा है जिनमें मेडिसिन्स मौजूद हों, वो सेव करने के लिए वो जब उसका यूज़ नहीं है, मेडिसिन्स को यूज़ नहीं करना है तो वो इमोबिलाइज हों, वो मूव ना कर सकें अपनी जगह से। इसके अलावा जो अपॉइंटेड नर्स इंचार्ज होती है वार्ड की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो वहाँ पर आम लोगों के एक्सेस को कंट्रोल करे, कि मिनिमम लोग जिनकी ज़रूरत है, जो ऑथराइज पर्सन है, सिर्फ वो वहाँ पर उनका एक्सेस हो मेडिसिन्स के लिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स
with the appointed nurse in charge even if he or she decide to delegate the duty। यानी जो अपॉइंटेड नर्स इन चार्ज होती है बेटा, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन ड्रग्स की सिक्योरिटी को और सेफ्टी को मेंटेन रखना। अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट अपने जूनियर को भी दे देती है तब भी मॉनिटर करना उसका ही काम होता है। अ सेकेंड सेट ऑफ कीज शुड बी kept in an appropriate secure location। ये कह रहे हैं कि बेटा अगर एमरजेंसी में अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए तो सेकंड सेट भी जो है एक अदर सेट और भी लॉक इन की के उस यानी उन कीज़ का सेकंड सेट भी मौजूद होना चाहिए कि अगर एमरजेंसी में सम टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ईज़िली प्रोवाइड कर सकें मेडिसिन्स को। और डिफरेंट बॉक्सेस नाइट कैबिनेट्स या जो इमरजेंसी बॉक्सेस होते हैं वो भी सिक्योर होना चाहिए, उनके प्रॉपर उनके लिए स्ट्रेटजी मौजूद होना चाहिए कि किस तरह जो है उनके एक्सेस होगा उन मेडिसिन्स का और किस तरह उनको लॉक एंड की में सिक्योर करेंगे एंड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट उन मेडिसिन्स को प्रॉपरली जो है यूटिलाइज कर सकें पेशेंट के लिए। Authorization for administration of medicine। Medicines are prescribed or authorized for administration or supply according to agreed local policies, formularies and stock list। ये अभी पहले ही बताया था बेटा मैंने कि जो ड्रग की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेड की जाती है पेशेंट को, यानी जो प्रिस्क्राइब हो रही होती है वो प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन जो होता है वो प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। और प्रिस्क्राइबिंग जो होती है, जो हॉस्पिटल की लोकल पॉलिसीज़ होती हैं, जो फॉर्मुलरी होती है, जो स्टॉक लिस्ट होती है मेडिसिन की, उसके अकॉर्डिंग ड्रग जो होती है प्रिस्क्राइब की जाती है और एडमिनिस्ट्रेड की जाती है पेशेंट को। और ये मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब हो रही है वो जो प्रॉपरली ऑथराइज्ड पर्सन या क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर होता है वो जो होता है वो प्रिस्क्राइब कर रहा होता है ड्रग को, और उसकी प्रिस्क्राइबिंग के अकॉर्डिंग चाहे वो प्रिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग हो, उसके तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है उनका। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन टू पेशेंट। मेडिसिन जो बेटा पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है, डिफरेंट जो उनके पास रूल्स मौजूद होते हैं उनके अकॉर्डिंग होती है। पेशेंट ग्रुप डायरेक्शन मौजूद होती है, पेशेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन है, सिम्टमेटिक रिलीफ पॉलिसी, इन तमाम पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो होती है वो मेडिसिन जो होती है वो एडमिनिस्टर की जाती है। और जितनी भी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल होती हैं वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। और जो है वो कह रहे हैं यहाँ पर बेटा ड्रग की आइडेंटिफिकेशन मौजूद होनी चाहिए, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए जो कि प्रोवाइड की जा सके स्टाफ को, और अगर ज़रूरत होती है तो पेशेंट को भी आप उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और उस ड्रग को जो कि पेशेंट को एडमिनिस्टर की जा रही है अगर उसके साथ कोई रिस्क फैक्टर भी है तो वो वहाँ पर प्रोसीजर्स मौजूद होने चाहिए कि उस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ कर सके। वो रिस्क फैक्टर चाहे उस ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या उस ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो इन तमाम के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स मौजूद होने चाहिए ताकि उसको मिनिमाइज़ कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑथराइज्ड नर्सेज इन अकॉर्डेंस विद ऑथराइजेशन बाय एन एप्रोप्रिएट प्रैक्टिशनर। और जो नर्स जो होती है, जो ऑथराइज्ड नर्स होती है, वो ड्रग को एडमिनिस्टर कर रही होती है अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट जो प्रिस्क्राइबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो लोकल गाइडलाइंस मौजूद होती है उसके अकॉर्डिंग ड्रग को एडमिनिस्टर कर रही होती है। या जो ड्रग एडमिनिस्टर होती है बाय सूटेबली क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स के थ्रू होती है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी पेशेंट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन बाय सूटेबली ट्रेन्ड पर्सन है। मेडिसिन यूज्ड फॉर रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल मस्ट हैव द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड एथिक्स कमेटी। और इसके अलावा वो ड्रग्स जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ हो रही है, रिसर्च में, उसके लिए प्रॉपर जो होती है मैनेजमेंट मौजूद होनी चाहिए और एथिकल अप्रूवल मौजूद होना चाहिए एथिकल कमेटी का उन ड्रग के यूज़ के लिए।
अगर वन नर्स एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड बेटा अगर यूज़ हो रहा होता है तो वो नर्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए. When a second nurse check the administration of a medicine, the identity of the checking nurse should also be recorded. अगर जो है वन नर्स के अलावा सेकेंड नर्स भी जो है वो ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन को चेक कर रही होती है, जो नर्स चेक कर रही होती है उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए. लेकिन अगर हम ये देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की होल सोल उसी नर्स की होती है जो कि ड्रग एडमिनिस्टर कर रही होती है. सम टाइम बेटा मेडिसिन ऐसी होती हैं, अगर हम आईवी इन्फ्यूजन्स की बात करें जिसमें जो है हम डिफरेंट सिरिंजेस हम ये इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, इनका भी तमाम रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए मेडिकेशंस का. इसके अलावा जो वहाँ पे सिरिंजेस या जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उन तमाम का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए. डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन्स, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि बेटा एडमिनिस्ट्रेशंस के बाद कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है. तो इसमें ये कह रहे हैं कि आउटडेटेड मेडिसिन यानी एक्सपायर मेडिसिन है या एनी स्टॉक नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बाद में उनका प्रॉपर फिर यूज़ नहीं होगा या उनके स्टॉक की अब ज़रूरत नहीं है वार्ड में, तो वो जो है फार्मेसी को रिटर्न कर दी जाती हैं विद अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के साथ कि उन ड्रग्स का मिसयूज़ ना हो या अब्यूज़ ना हो. द असाइन नर्स इन चार्ज ऑफ फार्मेसी स्टाफ शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिटर्न. और ये ड्रग जो वार्ड से रिटर्न की जाती है फार्मेसी को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जो नर्स इंचार्ज होती है जो फार्मेसी का जो स्टाफ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसके अलावा हॉस्पिटल सेक्टर्स में जो बेटा फार्मेसी मैनेजर जो अपॉइंट होता है या जो क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट जो वहाँ पर अपॉइंट होता है वो इंश्योर करता है कि एसओपीज़ जो तमाम एसओपीज़ वहाँ पे फॉलो हो रही हैं जो कि ड्रग के वेस्ट से रिलेटेड हैं, इंक्लूडिंग जो है उसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, यानी जितने भी मेडिसिन जो आउटडेटेड हो गई हैं उनको किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, वो जितनी भी एसओपीज़ हैं हॉस्पिटल में उसके अकॉर्डिंग की जाए. इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि अब कंट्रोल ड्रग्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह अदर ड्रग्स को जो है सेपरेट उनकी लोकेशंस मौजूद होती हैं उनकी सिक्योरिटी की, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी स्टोरेज के लिए प्रॉपर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती है डिस्पोज ऑफ. इसी तरह जो कंट्रोल ड्रग्स होती हैं उनका भी सेपरेट सेक्शन ऑफ द वार्ड जो जब मौजूद होता है उसका शुड बी यूज टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ पार्ट यूज इन्फ्यूजन. तो उसमें जो मेडिसिन जो कि डिस्पोज ऑफ हो रही होती हैं जो उसका पोर्शन अगर जैसे सिरिंजेस है या अदर डिफरेंट इन्फ्यूजन में चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसको जो डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं उसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए. जैसे इन्होंने एग्जांपल दे दी कि पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया है, यानी इस के लिए अगर हम जो भी हम अगर इन्फ्यूजन या यूज़ कर रहे हैं तो जो इसको डिस्पोज ऑफ करें वो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए. और डिस्पोजल जो होगा वो जो लोकल प्रोसीजर्स वहाँ पर मौजूद हैं लीगल करंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए. और जो सीनियर फार्मासिस्ट मौजूद होता है वो टाइम टू टाइम जो है वो उसके प्रोसीजर्स को लुक आफ्टर कर रहा होता है, प्रोसीजर्स में कहीं चेंजेस की ज़रूरत है तो उसे चेंज कर रहा होता है. अदर मेडिसिन लायबल टू डाइवर्जन, एनी मेडिसिन लायबल टू डाइवर्जन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सेफ एंड सिक्योर. इसके अलावा अदर अगर डिफरेंट मेडिसिन भी कभी डिस्पोज ऑफ जो होता है वो सेफ़ और सिक्योर होना चाहिए. रिस्क मैनेजमेंट में अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई वहाँ पे कोई इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, कोई डिवाइस यूज़ हो रही है तो उसके रिस्क मैनेजमेंट को मिनिमाइज़ करना चाहिए
टोटली तो एलिमिनेट करना रिस्क को मुश्किल होता है बेटा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रिस्क को हम मिनिमाइज़ करें या कंट्रोल कर सकते हैं। Risk assessment should be carried out in accordance with the लोकल रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क की पहले हम असेसमेंट हम कर रहे होते हैं कि कोई भी अगर हम कहते हैं कि कोई नई ड्रग आई है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है या किसी इक्विपमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई डिफरेंट प्रोसीजर है, तो उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं उसकी असेसमेंट की जाती है और हम फिर कोशिश करते हैं कि हम उन रिस्क को पहले से उनको असिस्ट करके उनको मिनिमाइज़ कर सकें या रिड्यूस कर सकें हम उन रिस्क को। यहाँ पर बेटा हमारा आज का जो लेक्चर है वो वाइंड अप हो गया। इसको मैंने दोबारा आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है और जो हमारा ये लेक्चर इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स रेफर टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये यहाँ पर आज वाइंड अप हो गया। अगर यहाँ पे बेटा मैंने तो वैसे आप लोगों को वहाँ इसका जो 25th लेक्चर था जहाँ से इसका इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था वहाँ से मैंने यहाँ पर दोबारा मैंने इसे रिवाइज़ किया तमाम चीज़ों को। उसके बाद जो है वो क्लिनिकल ट्रायल मटेरियल से इसको दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें समझा दी हैं कि जो हम वार्ड का इंस्पेक्शन हम कर रहे होते हैं, हम क्यों कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शन क्या है, और वार्ड का जो हम डिफरेंट वार्ड्स का हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन हम ड्रग को किस तरह स्टोर किया जा रहा है, किस तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, किस तरह उसका डिस्पोजल हो रहा है, इन तमाम के लिए जो हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तमाम चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बेटा पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर जो हमारा HULMS है जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो उसमें पूछ सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन में अगर आप करवाना चाहें तो इंटरेक्टिव सेशन में हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है बेटा। अल्लाह हाफिज़।